नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का बहुत स्वागत है और हमेशा की तरह पहले सत्ते पे सत्ता, जिसमें 7 अहम खबरें हैं और उनकी जानकारियां आपको मिलती हैं। आज आपको एक ऐसा चक्रव्यूह दिखाऊंगा जो मौलानाओं ने असीम मुनीर के लिए तैयार किया है। अफगानिस्तान के मौलानाओं ने पाकिस्तान में बैठे मुनीर विरोधी मौलानाओं को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। इससे सीडीएफ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। पहली कुंजी इसी पर खोलेंगे। फिर एक कुंजी सुप्रीम कोर्ट से आए 2 बड़े फैसलों पर तैयार है। पहला झटका पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को लगा, जिनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अपना फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो कहा वो बहुत दिलचस्प है। दूसरी कुंजी अरावली मामले पर, जिसमें मचे क्लेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने केंद्र से कई तकनीकी सवालों पर जवाब मांगा है। साथ ही हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी गठित करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें 100 मीटर परिभाषा वाला विवाद आसान भाषा में आपको बताएंगे। आज हम सत्ता में आपको डिलीवरी बॉयज का दर्द भी दिखाएंगे, जो 8 मिनट 10 मिनट में जान की बाजी लगाकर आप तक सामान पहुंचाते हैं। लेकिन अब 10 मिनट के इसी चक्कर पर बड़ा गदर छिड़ गया है। 31 दिसंबर की तारीख क्यों नोट करने की आवश्यकता है, वो भी आज सत्ता में। और एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां आज विकसित भारत जी राम जी अधिनियम पर संसदीय समिति की बैठक हुई है। इस बैठक में मनरेगा से जी राम जी कानून के ट्रांजिशन पर बात हुई। साथ ही यह मंथन किया गया कि कैसे 6 महीने में इस कानून को लागू किया जाए। चांदी को लेकर भी आज एक चौंकाने वाला अपडेट है। आज चांदी ने पहले 2.5 लाख के स्तर को छुआ, उसके बाद 1 घंटे में इसमें 21,000 रुपए की भारी गिरावट आ गई। इस गिरावट को मुनाफा वसूली और ट्रंप जेलेंस्की के शांति समझौते से जोड़कर भी देखा जा रहा है। और सत्ता में एक बड़ा सवाल भी, क्या वर्ष 2026 का स्वागत एक नए युद्ध की चिंगारी से होने वाला है? और इसके सूत्रधार होंगे शी जिनपिंग। शी के ऑर्डर पर चाइनीज आर्मी ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। वैसे इसका जवाब देने की तैयारी कैसे ताइवान ने भी की है, इसकी वीडियो कुंजी तैयार है। सत्ता में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की चक्रव्यूह वाली चिंता की। जैसा कि यहां जो मैं तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, उससे आप समझ भी रहे होंगे, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो धर्म के नाम पर नफरत का धंधा भारत में करते हैं, अब वो अपने घर में मौलानाओं से ही घिरते नजर आ रहे हैं, वो भी चारों तरफ से। खुद को पाकिस्तान का सुपर पीएम समझने वाले मुनीर की ये मजहबी मुसीबत बहुत बड़ी है, क्योंकि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान तक के मौलाना एकजुट हो गए हैं। मुनीर के खिलाफ न सिर्फ बयान दे रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में मुनीर विरोधी माहौल भी बना रहे हैं। दुनिया जानती है कैसे असीम मुनीर धर्म के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं, अपनी शक्ति बढ़ाते रहे हैं, आतंकवाद फैलाते रहे हैं। लेकिन अब मामला उलट हो गया है। इसे आप एक समीकरण से समझिए। हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि मौलानाओं ने मुनीर को चारों तरफ से घेर लिया है। मौलानाओं की इस लिस्ट में बड़े बड़े नाम हैं। ऐसे लोग हैं जिनकी एक आवाज पर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। ऐसे नेता हैं जिनकी बड़ी संख्या में फॉलोइंग है। वो अब मुनीर के खिलाफ मुहिम चला चुके हैं। लगातार मुनीर को दी जाने वाली असीम शक्ति का विरोध कर रहे हैं। सबसे बड़ा नाम है इसमें मौलाना फजलुर रहमान का, जो पाकिस्तान के हैं और मुनीर विरोधी, पाकिस्तान की सत्ता विरोधी कई बातें आपने उनकी सुनी होंगी। ये ताबड़तोड़ जुबानी फायरिंग के लिए जाने जाते हैं। और दूसरा नाम है मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी। ये नाम जो है, ये भी पाकिस्तान के बड़े मौलाना का है। और कहानी यहीं तक खत्म हो जाती तो भी गनीमत थी। मुनीर की मौलाना वाली मुसीबत पाकिस्तान की सीमा को पार भी कर रही है। अगला नाम है खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी का, जो अफगानिस्तान के गृह मंत्री हैं। उन्होंने खुलकर मुनीर को चेतावनी दी है। एक और नाम है अखुंदजादा का, जो तालिबान के धार्मिक मामलों के प्रभावशाली चेहरों में से एक हैं और तालिबान के सर्वोच्च नेता हैं। सवाल यही है कि जो मुनीर इस तैयारी में है कि पाकिस्तान में उनकी सत्ता सदा के लिए हो, उनके खिलाफ वहीं के मौलाना क्यों हैं और कैसे तालिबान से हाथ मिलाकर नया गठबंधन बना रहे हैं? इसे आप लेटेस्ट बयानों के आधार पर समझिए जो अफगानिस्तान के मंत्री ने दिया है। बताया यह जा रहा है कि तालिबान और पाकिस्तान के उलेमा ने हाथ मिला लिया है। तालिबान और पाकिस्तान के उलेमा करीब आते जा रहे हैं। मुनीर को मिली असीम संवैधानिक शक्ति पर यह गोलबंदी की जा रही है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान के गृहमंत्री ने पाकिस्तानी मौलाना की तारीफ की है, वो भी उस मौलाना की जो मुनीर विरोधी बातें करते रहते हैं। अफगानिस्तान के गृहमंत्री ने तो पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान के भाषण का भी जिक्र किया है।
कटाक्ष भरे शब्दों में यह कहा है कि अच्छे इरादे रखने वाले पाकिस्तान के सभी उलेमा का आभार। सिर्फ 100 सेकंड की न्यूज रील में समझिए कैसे मुनीर के खिलाफ मौलाना गठबंधन कर रहे हैं, धार्मिक जाल बिछ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि मुनीर की इस मुसीबत की सबसे बड़ी वजह है उनकी असीम शक्ति वाली महत्वाकांक्षा ही है, सेना प्रमुख होते हुए भी कूटनीतिक फैसले लेने वाली कट्टर नीति। इसे ऐसे भी समझिए, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री होते हुए भी मुनीर खुद अमेरिका के साथ डील करते हैं, व्हाइट हाउस में लंच करते हैं। अब अमेरिका के दबाव में वो धर्म संकट में फंसते नजर आ रहे हैं। गाजा प्लान पर घिरे पाकिस्तान की ये पूरी कहानी भी आपको जरूर समझना चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान की सत्ता पर यह दबाव डाला कि सेना गाजा में भेजी जाए। पाकिस्तान की सेना गाजा में आईएसएफ का हिस्सा बनेगी। आपको बता दें कि आईएसएफ ट्रंप की गाजा शांति योजना का हिस्सा है। इसके तहत यह दबाव डाला जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना गाजा में जाकर हमास को निहत्था करने में मदद करे, हमास से हथियार छीनने में शामिल हो, हमास की सुरंगों को नष्ट करने में शामिल हो। ऐसा अमेरिका चाहता है। मतलब यह कि शहबाज और मुनीर के लिए यह गजब की धर्म संकट की स्थिति है। वैसे भी पिछले कई दिनों से गाजा प्लान पर पाकिस्तान के रुख का विरोध हो रहा है। गाजा प्लान के विरोध में कई मुस्लिम और अरब देश हैं। इन देशों को फिलिस्तीनी क्षेत्रों में पाकिस्तान की सेना भेजने से आपत्ति है, यहां तक कि इसके विरोध में मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में सड़कों पर लोग उतर चुके हैं। पाकिस्तान के कई मौलानाओं ने इसे इस्लाम विरोधी बताया है। विरोध करने वालों का कहना है कि गाजा में सेना भेजने का मतलब हमास को निहत्था करना है। नसीहत भी दे रहे हैं कि पाकिस्तान हमास के खिलाफ किसी दबाव में न झुके। पाकिस्तान में कई पार्टियों ने दी बड़े प्रदर्शन की अब चेतावनी भी, और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात की भी चेतावनी दी है। और तो और पाकिस्तानी सेना में भी गाजा प्लान पर एक सुर नहीं है। तो अब तो आप ऐसे में समझ ही रहे होंगे कि ये मुनीर के लिए छोटी समस्या नहीं है। इसे आप कुछ दिन पहले के पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के बयान से भी भांप सकते हैं। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने बयान दिया है कि पाकिस्तान मुसलमानों से लड़ने के लिए अपनी सेना को गाजा नहीं भेजेगा। पाकिस्तानी सेना हमास को हथियार विहीन करने के काम में हिस्सा नहीं बनेगी। गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना में योगदान देने को वो तैयार है। हमास के खिलाफ अपने सैनिकों को तैनात नहीं करेगी। सवाल यही है कि ट्रंप को मुनीर अब कहेंगे क्या, जवाब क्या देंगे? मतलब ये कि कुछ तो मजहबी मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई मुनीर नहीं होता। इन मजबूरियों का असर क्या होगा, मुनीर की महत्वाकांक्षाओं का क्या होगा, यह भी वक्त बताएगा। अब आपको पाकिस्तान के दो नेताओं से मिलवाते हैं जिन्हें आज भी ऑपरेशन सिंदूर वाले बुरे सपने आ रहे हैं। एक का नाम है आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के जवानों को बंकर में छिपने की नौबत आ गई थी। और यह भी कहा उन्होंने कि मुझसे भी यह कहा गया कि आप जाइए और बंकर में छिप जाइए, हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, नेता बंकर में शहादत नहीं देता। दूसरा नाम इशाक डार, जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने माना है कि भारत ने 11 एयरबेस तबाह किए थे। और अब बात बांग्लादेश की, जहां कट्टरता का नया जुनून दिखाई दे रहा है। वहां चुनाव होने वाले हैं, इसलिए कट्टरता एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है और वहां के नेता अब इसे अपने समीकरण के हिसाब से भुना रहे हैं। बांग्लादेश में बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा है कि बीएनपी कुरान और सुन्नत पर आधारित कानून चाहती है। बीएनपी हमेशा कुरान और सुन्नत के आदर्शों के दायरे में रहना चाहती है। इस्लाम शांति का धर्म है और हम शांति चाहते हैं। इस बयान की बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि बीएनपी जमाते इस्लामी से भी बड़ी जमात बनना चाहती है, इसलिए बयान दिए जा रहे हैं। बीएनपी मुस्लिम टोपी पहनकर कट्टरता फैला रही है। कुरान और हदीस पर आधारित कानून गलत है। इससे सबसे ज्यादा नुकसान महिलाओं और गैर मुसलमानों को होगा। ऐसे कानूनों में अभिव्यक्ति की आजादी एकदम खत्म हो जाएगी। महिलाओं, अल्पसंख्यकों और प्रगतिशील विचारकों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। आज की तारीख में बीएनपी के सबसे बड़े नेता तारिक रहमान हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में वापसी के साथ ही लोकतांत्रिक बातें की थी। बुद्ध, ईसाई, हिंदू वाले नए बांग्लादेश बनाने का वादा किया था। आप सुनिए और समझिए बांग्लादेश में आखिर चल क्या रहा है। और अब बात नए साल में युद्ध के आहट की, जिसको लेकर घबराहट हो रही है। चीन और ताइवान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वर्ष 2026 शुरू होने से पहले ही जिनपिंग युद्धपोत से वेलकम की तैयारी कर रहे हैं।
और सत्ता में अब हम आपको उन लोगों का दर्द दिखाते हैं जो एक ऑर्डर पर आपके घर तक 8 मिनट में 10 मिनट में सामान पहुंचाते हैं। लेकिन 10 मिनट वाली जिंदगी की इसी रेस पर देश में बड़ा गदर छिड़ गया है। ये वो डिलीवरी बॉयज हैं जिन्होंने करोड़ों लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है, लेकिन आज देखिएगा इनकी खुद की कहानी कितनी मुश्किल है। आप अक्सर ये कहते होंगे कि घर में दूध नहीं है, ऑनलाइन मंगवा लो, 10 मिनट ही तो लगेंगे। राशन खत्म है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, 10 मिनट में पहुंच जाएगा। कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, 8 मिनट में तो मिल ही जाएगा। घर लौटते वक्त सामान ले जाना भूल गए, कोई बात नहीं, ऑनलाइन मंगवा लेंगे, 10 मिनट की तो बात। घर में कोई पार्टी करनी हो, सोचते हैं सामान 10 मिनट में तो ऑनलाइन पहुंच ही जाएगा। ऐसा ही एक मौका आ रहा है 31 दिसंबर को, यानी नए साल से ठीक एक दिन पहले, जब लोग पार्टियां करते हैं, सेलिब्रेशन के सामान मंगाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं। लेकिन हो सकता है 31 दिसंबर को आपके घर 10 मिनट में सामान लाने वाले, ये जो सामान 10 मिनट 8 मिनट में पहुंच जाएगा वाले अरमान हैं, ये पूरे ना हो। और इसकी वजह है गिग वर्कर्स का गुस्सा, जिसमें क्विक ई कॉमर्स कंपनी के डिलीवरी बॉयज भी शामिल हैं। गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो स्थायी नौकरी के बजाय किसी अनुबंध या फ्रीलांस के तहत काम करते हैं। इसी में वो लोग भी हैं जो क्विक ई कॉमर्स कंपनियों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। लेकिन इन्होंने 31 दिसंबर को हड़ताल का ऐलान कर दिया है। खबरों के मुताबिक इस हड़ताल में ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी बॉयज शामिल हैं। इन गिग वर्कर्स में वेतन, सुरक्षा और काम के खराब हालात को लेकर नाराजगी है। इसीलिए यह माना जा रहा है कि इस हड़ताल से ई कॉमर्स और फूड डिलीवरी सेवाओं पर बड़ा असर पड़ने वाला है। हालांकि ये गिग वर्कर्स, उनकी स्ट्राइक 25 दिसंबर को भी थी और उन्होंने 31 दिसंबर की तारीख भी चुनी है, यानी ऑनलाइन ऑर्डर का ये पीक डे। 25 तारीख क्रिसमस का मौका और 31 तारीख न्यू ईयर सेलिब्रेशंस। त्योहारों और छुट्टियों का यह मौका होता है जब कंपनियों की तिजोरी मुनाफे से भारी होती है। लेकिन उस समय अपनी भारी समस्याओं को लेकर ये गिग वर्कर्स नोटिस ली जाए, ये कोशिश कर रहे हैं। वैसे आज गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज का 10 मिनट वाला ये दर्द हमें आपको भी समझना जरूरी है, क्योंकि कोई सामान 8 या 10 मिनट में आपके घर आता है तो हो सकता है वो 20 मिनट तक घर के बाहर रखा भी रहता हो, लेकिन सामान पहुंचाने के लिए वो 10 मिनट एक डिलीवरी बॉय पर कितना भारी होते हैं, इसका अंदाजा भी हो सकता है आपको, हमको ना हो। डिलीवरी बॉयज ने इसी 10 मिनट में डिलीवरी जैसे अल्ट्रा फास्ट जैसे मॉडल को बंद करने की मांग की है। वर्कर्स का तर्क यह है कि ग्राहकों की चंद मिनटों की सुविधा के लिए उनकी जान दांव पर लगाई जा रही है। उनकी डिमांड है कि न्यूनतम मजदूरी के बराबर आय की गारंटी उनको मिले, दिन में 8 घंटे काम करने वाला सिस्टम हो, लेकिन ज्यादा काम पर ओवर टाइम भी पेमेंट किया जाए। मेहनत और घंटों के हिसाब से पारदर्शी भुगतान की व्यवस्था की जाए, ना कि एल्गोरिदम की कृपा से। इसके अलावा दुर्घटना और बीमारी के लिए बीमा और सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था हो। डिलीवरी बॉयज की एक डिमांड यह भी है कि कोहरे के समय रात 11 बजे के बाद डिलीवरी बंद की जाए, क्योंकि इसमें उनकी जान का जोखिम होता है। साथ ही यह भी डिमांड है कि अभी कस्टमर की एक शिकायत या फीडबैक पर उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाता है, ऐसा बगैर सुनवाई के ना हो, मतलब उनका भी पक्ष सुना जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। इन्हीं 7 डिमांड्स पर 31 दिसंबर को डिलीवरी बॉयज बड़ी हड़ताल करने वाले हैं। अपनी मांगों को लेकर गिग वर्कर्स 31 दिसंबर को स्ट्राइक पे जा रहे हैं, जिनमें ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ज़ोमैटो और तमाम जो ड्राइवर्स भी हैं जो कि कैब चलाते हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं और उनकी अपनी मांगों को लेकर ये 31 दिसंबर को अब स्ट्राइक पर। हमारा किलोमीटर भी घटा चुके हैं, वो पैसे बहुत कम देते, किलोमीटर पर 1 किलोमीटर पर 5 रुपये 4 रुपये देते हैं, बहुत ही कम देते हैं। और इंसेंटिव तो बिल्कुल ना के बराबर ही कर दिया। हम लोग 15 घंटा करने के बाद तब जाके सर 400-500 रुपये हम लोगों का सर बचत और 300 रुपये पेट्रोल का लग रहा है सर। तो हम लोग इसमें बचाएंगे क्या, खाएंगे क्या, अपने घर को देंगे क्या, अपने ऊपर खर्च करेंगे सर, क्या करेंगे ये बताइए। पे आउट सुधारने की मांग है। पहले जो ऑर्डर 40 रुपये 35 रुपये के आते थे, वो आज ऑर्डर 15 रुपये के हो गए हैं। टाइम देने के बाद भी हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है टीम उसमें कंपनी में। 31 तारीख को गिग वर्कर्स जो हैं वो हड़ताल पर हैं। वो स्विगी हो, जोमेटो हो, ओला उबर हो, जितने भी गिग वर्कर हैं वो नहीं चाहते कि उनका जो डिमांड है वो जब तक पूरा ना हो, जब तक वो नहीं चाहते काम करना। इस चीज़ से हड़ताल है क्योंकि अभी लंबा बहुत फेंक रहा है और अपने को पैसा पहले
जहाँ पे 60-70 रुपये देता था वहाँ पे अभी 30 रुपये 35 रुपये दे रहा है, मतलब आधा कम कर दिया है। तो फिर कैसा राइडर को कैसे परवड़ेगा। हम लोग अपना जान पे खेल के डिलीवरी पहुंचाने जाते हैं। हम लोग को कुछ बहुत कम पैसा मिल रहा है। पहले तो अच्छा कमाई होता था, अभी तो बहुत कम मिल रहा है। बंदे भरते जा रहे हैं लोग और कुछ ऑर्डर नहीं गिर रहा है। ऑर्डर नहीं है, कुछ भी फेस्टिवल रहता है बंदे भर देते हैं लोग, तो कुछ भी राइडर की कुछ भी सुनवाई नहीं होती है। वैसे आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए डिलीवरी बॉयज के 10 मिनट के शोषण वाला चार्ट भी तैयार किया है, जो उन्हीं से बातचीत पर आधारित है। इसमें उनका दर्द है और क्विक ई कॉमर्स कंपनियों की चांदी भी। डिलीवरी बॉयज के मुताबिक वो दिन में 15 घंटे काम करते हैं, लेकिन मोटा मुनाफा कंपनियों का होता है। 10 मिनट में सामान पहुंचाने का जोखिम वो उठाते हैं, लेकिन असली फायदा कंपनियों का होता है। कई बार उनकी बातें नहीं सुनी जाती, कस्टमर्स की डांट उन्हें सुननी पड़ती है, लेकिन कस्टमर्स की एक शिकायत पर उन पर उल्टा एक्शन हो जाता है। मतलब कड़ी मेहनत गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज की होती है, लेकिन नियम और शर्तें कंपनियों की होती हैं। 10 मिनट में सामान पहुंचाने वालों का दर्द है कि डिलीवरी के चक्कर में जान की बाजी वो लगाते हैं, लेकिन कंपनियों का फोकस खून पीने वाली मुनाफा नीति का रहता है। इसके चक्कर में कई बार वो हादसे के शिकार भी हो जाते हैं। वर्ष 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केवल साइबराबाद पुलिस क्षेत्र में ही 2024 के शुरुआती महीनों में 8 डिलीवरी बॉयज की मौत हुई थी और 28 गंभीर रूप से घायल हुए थे। कुछ दिन पहले हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल ने भी डिलीवरी बॉयज का दर्द जाना था। हम आपको उसकी एक फ्लैशबैक रील भी दिखाते हैं। आगे कुछ नहीं होगा सर, यही है गुलामी वाली नौकरी, यही है, करते रहो बस। अब मजबूरी में करना पड़ रहा है। जोमेटो पैसे ज़्यादा दे या ना दे, जो मेरी फीस होती है तो मैं यहीं से अपनी रिकवरी कर लेता हूँ फीस। क्या रहा है, रेस्टोरेंट वाले से बहस हो जाती है कि रेस्टोरेंट वाला डिले करता है। क्या एक डिलीवरी बॉय खुशी से जिंदगी जी पा रहा है? सर ये तो हो ही नहीं सकता सर। यहाँ पे हम लोग आप देख सकते हैं, कम से कम सैकड़ों बाइक खड़ी है यहाँ से वहाँ तक, पूरी सारे लड़के परेशान हैं। जिंदगी हमारी तो देखो जी, इस समय बिल्कुल नरक बना रखी है कंपनी ने। कोई सुनता नहीं है। स्विगी 20 रुपए में 6 किलोमीटर भेजती है, 6 किलोमीटर वापस बुलाती है। 12 किलोमीटर में 24 रुपए का पेट्रोल लग जाता है, 20 रुपए ऑर्डर के मिलते हैं। देखो फैमिली को भी थोड़ा सा देना होता है, फिर अपना भी बजट के अकॉर्डिंग रखना, पॉकेट मनी रखनी पड़ती है। और सिर्फ भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सिर्फ 2000 रुपये के आसपास ही बच पाता है। लगभग 18 घंटे से 16 घंटे लगभग काम करता हूँ, 16 से 18 घंटे। मतलब सुबह 6 बजे आऊँ तो समझ लो रात को 12 बजे लगभग जाऊँगा। सर अब वो सर हम लोगों की मजबूरी है सर, करना पड़ता है सर, पेट पालने के लिए तो कुछ भी करेगा इंसान। वैसे सामान ऑर्डर करने के बाद जब कोई डिलीवरी बॉय आपके घर का दरवाजा खटखटाता है, तो क्या कभी आपने सोचा है इतने का ऑर्डर था, इतना डिलीवरी चार्ज लगा, जीएसटी भी दिया, लेकिन इसमें डिलीवरी बॉय को क्या मिला? ये कहानी भी दर्द भरी है। जैसा आपने सुना भी, कुछ डिलीवरी बॉयज को 15 घंटे काम करने के बाद भी दिन के सिर्फ 600 रुपए ही मिलते हैं। कुछ ने बताया कि 1 किलोमीटर की राइड पर खाते में 10 से 15 रुपए तक आ जाते हैं। कई बार ये पैसे बढ़ा भी दिए जाते हैं और घटा भी दिए जाते हैं, लेकिन सामान चाहे 50 रुपए का हो या 500 का, डिलीवरी बॉय को किलोमीटर के हिसाब से ही पैसे मिलते हैं। ये रेट अलग अलग कंपनियों के अलग अलग होते हैं। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद गौरव चड्ढा ने भी गिग वर्कर्स और डिलीवरी बॉयज के इस दुख को संसद में उठाया था, वो भी देखिए। सर मैं बात कर रहा हूं जोमेटो और स्विगी के डिलीवरी बॉयज की, ओला उबर के ड्राइवर की, ब्लिंकिट जेप्टो के राइडर की और अर्बन कंपनी के प्लम्बर, ब्यूटिशियन जैसे अन्य लोगों की। सर सरकारी भाषा में इन्हें गिग वर्कर कहा जाता है, लेकिन मैं इन्हें इनविजिबल व्हील्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बुलाता हूं। सर आज मैं इनका दर्द इस सदन में रखना चाहता हूं। क्विक कॉमर्स और इंस्टा कॉमर्स ने हम सबकी जिंदगी बदल दी है, लेकिन इस सुपर फास्ट डिलीवरी के पीछे एक साइलेंट वर्कफोर्स है जो हर मौसम में काम करती है, अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंचाती है। और इस साइलेंट वर्कफोर्स की छाती पे चढ़ के आज ये तमाम बड़ी ई कॉमर्स और इंस्टा डिलीवरी एप्स और कंपनीज $1 बिलियन की वैल्यूएशंस हासिल कर चुकी हैं, यूनिकॉर्न्स बन चुकी हैं। लेकिन इन गिग वर्कर्स की हालत आज भी एक दिहाड़ी मजदूर से भी बदतर है। वैसे आज हमने इस 8 मिनट और 10 मिनट वाले मॉडल पर रिसर्च की तो पता चला कि इसकी शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। 1998 में अमेरिका में कुछ कंपनियों ने 1 घंटे के भीतर फिल्में, स्नैक्स और किराने का सामान पहुंचाने की शुरुआत की थी। हालांकि खराब लॉजिस्टिक्स और ज्यादा लागत की वजह से वो कंपनियां बंद हो गईं।
कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोग घरों में कैद थे, तब यूरोप और अमेरिका में कई कंपनियों ने 10-15 मिनट डिलीवरी मॉडल 10 से 15 मिनट वाले डिलीवरी मॉडल जो थे उनको फिर से बहाल किया। भारत में भी इसका आगमन हो चुका था, लेकिन यहां यह मॉडल 2021 के आसपास एक जंग की तरह शुरू हुआ और फिर जान की बाजी लगाकर सामान पहुंचाने की होड़ मच गई। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सामान ऑर्डर करते ही आप तक 8 से 10 मिनट में कैसे पहुंच जाता है? ये कोई जादू नहीं होता, बल्कि डार्क स्टोर्स की वजह से होता है। ये वो छोटे छोटे गोडाउन होते हैं जो किसी रिहायशी इलाके के 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में बनाए जाते हैं। जब आप ऑर्डर करते हैं तो सामान मुख्य बड़े वेयर हाउस से नहीं, बल्कि आपके घर के सबसे करीब वाले इसी छोटे डार्क स्टोर से निकलता है और आप तक पहुंच जाता है। लेकिन 10 मिनट वाली जिंदगी की ये रेस डिलीवरी बॉयज की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ती होगी, ये सोचने की जरूरत है। इसी हक के लिए उन्होंने अब ये आवाज उठाई। और अब नजरिया 9। कोई व्यापार मुनाफा कमाने के लिए ही शुरू किया जाता है, इसीलिए बिजनेस से पैसे कमाने पर ऐतराज नहीं है। लेकिन उस बिजनेस का मॉडल किसी से अन्याय की नींव और उसकी मजबूरियों का फायदा उठाने की नीयत पर खड़ा नहीं होना चाहिए। उसमें कुटिलता नहीं होनी चाहिए और कोई नीति ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी का खून चूसती हो। और अब आपको जल्दी से सुप्रीम कोर्ट के 2 बड़े अपडेट्स दे देते हैं। एक खबर राजनीति के हंगामे से जुड़ी हुई, दूसरी पर्यावरण वाली चिंता से जुड़ी हुई। सर्वोच्च अदालत में कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस और अरावली विवाद पर जोरदार बहस हुई। कुलदीप सेंगर मामले में अदालत ने तल्ख टिप्पणी की। दोनों ही मामलों को लेकर पिछले कुछ हफ्तों से देश भर में विमर्श छिड़ा हुआ है। फिक्र में पहले पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर केस की फाइल खोलते हैं। कोर्ट ने इस मामले में न केवल कड़ा रुख दिखाया, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट पर भी चिंता जताई। साथ ही कानून के मुताबिक लोक सेवक को परिभाषित करने पर भी बल दिया और कड़ी टिप्पणी की। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सेंगर की दोष सिद्धि को सस्पेंड कर दिया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के फैसले पर भी रोक लगा दी गई। उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सेंगर को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा। अदालत ने सेंगर को नोटिस जारी करके 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। सर्वोच्च अदालत ने चिंता जताते हुए सवाल उठाया है कि हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 376(2)(1) के तहत दोष सिद्धि का परीक्षण किया भी है या नहीं। आपको बता दें कि धारा 376 रेप केस में सजा की बात की जाती है। कोर्ट ने माना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि सेंगर को पॉक्सो के अलावा आईपीसी 376(2) न्यूमरो के तहत दोषी ठहराया गया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इसका जिक्र ही नहीं किया। हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए बेंच ने कहा कि बेहतरीन जजेस से भी गलतियां हो सकती हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत समेत 3 जजेस की बेंच में यह सुनवाई हुई। इसी मामले में आगे अब सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक सर्वेंट यानी लोक सेवक को लेकर न्यायिक फैसलों और कानूनी परिभाषा के सवालों पर सुनवाई होगी, यानी परिभाषा को और स्पष्ट किया जाएगा। पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस के तहत लोक सेवक की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, जिसके चलते एक कांस्टेबल को तो लोक सेवक माना जा सकता है, लेकिन एक विधायक को इससे बाहर रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो में किए गए संशोधन सजा को बढ़ाने से संबंधित है, न कि किसी नए अपराध को बनाने से। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका को सार्वजनिक रूप से डराने, धमकाने और कानूनी लड़ाइयों को सड़कों पर ले जाने के खिलाफ चेतावनी भी दी। उन्नाव मामले में बेंच के सामने सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया। एसडी ने दलील में कहा कि सेंगर को धारा 375 में दुष्कर्म के तहत दोषी ठहराया गया है। ऐसे में दोषी अगर प्रभावशाली स्थिति में हो तो सजा कम से कम 20 साल या फिर उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया है कि तब के विधायक पॉक्सो की धारा 5C के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं है। तुषार मेहता ने उस ऑर्डर का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो भी पब्लिक ऑफिस में है, जैसे विधायक या सांसद, उसे सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। मेहता ने तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, इसे आईपीसी के तहत परिभाषित किया जाता है। संदर्भ के हिसाब से लोक सेवक का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो पावरफुल स्थिति में हो। पॉक्सो का प्रावधान कहता है कि जब पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल, पब्लिक सर्वेंट या शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों के कर्मचारियों जैसे खास व्यक्तियों की तरफ से पेनिट्रेटिव यौन शोषण किया जाता है तो अपराध गंभीर हो जाता है, जिसमें कड़ी सजा मिलती है। हालांकि लोक सेवक की परिभाषा को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आना बाकी है। कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित ने TV9 भारतवर्ष से कहा कि वो इस न्याय से बहुत खुश है। वो दोषी को फांसी दिलवाकर ही दम लेगी। मैं इस न्याय से बहुत खुश हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है। अभी मैं उनको फांसी तक लेके जाऊंगी जब भी हमें न्याय मिलेगा। देखिए, एक मरते हुए व्यक्ति को अगर एक ऑक्सीजन की थोड़ी सी आर्टिफिशियली दे दी जाए, मैं उसको इस तरह मानता हूँ।
क्योंकि कुछ लोग इसको विक्ट्री बताएंगे, तो मैं बहुत ही विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्ची की विक्ट्री और इस बच्ची को न्याय तो कभी मिल ही नहीं सकता। हम बहुत बड़ी राहत मानते हैं। मुझे लगता है कि सत्यमेव जयते ये होना था और आज हुआ है। हम इस चीज़ को लेकर बहुत आभारी हैं सुप्रीम कोर्ट के। माननीय सीबीआई के जो लर्नेड काउंसिल थे, आर्गुमेंट भी था कि कैसे पिता को ख़त्म कर दिया गया, अन्य मामले में अभी भी अंदर है। तो इस गंभीरता को और देश की संवेदना को देखते हुए पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर। इस गंभीरता केस की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन भी दिया है कि भाई अभी उसको बेल देना सही नहीं है। श्रद्धांजलि है, उसके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की ये बहुत बड़ी जीत है और तमाचा जोरदार उनके मुंह पर पड़ा है, जिन्होंने इस लड़ाई को कमजोर करके कुलदीप सिंह सेंगर जैसे नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को बचाने के, हत्यारों को बचाने की कोशिश की। उनके मुंह पर जोरदार तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट का ये हस्तक्षेप बहुत ही जरूरी था, समय पर हुआ और हम निश्चित रूप पर सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डर का स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में न्याय मिलता है, आज ये साबित हो गया। देर है अंधेर नहीं है। आज बहुत बड़ी राहत मिली है, न्याय मिला है पीड़िता को। उन्नाव रेप केस में 2019 में कुलदीप सेंगर को ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया, जिसके खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज इस मामले में पूर्व बीजेपी नेता सेंगर के परिवार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। कुलदीप सेंगर की बेटी इशिता सेंगर और ऐश्वर्या सेंगर ने सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा। देश के ऑफिसर्स को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं ये पत्र एक ऐसी बेटी के रूप में लिख रही हूँ जो थकी हुई, डरी हुई है और धीरे धीरे अपना भरोसा खो रही है, लेकिन फिर भी उम्मीद से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब कहीं और जाने की जगह नहीं बची। 8 वर्षों से मैं और मेरा परिवार चुपचाप धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपनी बहन की इस पोस्ट को शेयर करते हुए उनकी दूसरी बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने लिखा, लड़ेंगे हारेंगे नहीं। कुलदीप सेंगर से आइए अब अरावली विवाद की तरफ आपको ले चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले में भी बड़ी खबर दी है। अरावली की परिभाषा पर दिए गए अपने पिछले फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया। स्थगन का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र की परिभाषा को स्वीकार नहीं किया है और अब कोर्ट से जारी निर्देश भी लागू नहीं हो। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की गई है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 3 जजेस की बेंच ने कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता होगी। न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों की परिभाषा को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार की परिभाषा के मुताबिक अरावली रेंज में 100 मीटर से कम ऊंचाई की पहाड़ी को अरावली नहीं माना जाएगा। इसी परिभाषा पर 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी थी। साथ ही कई निर्देश भी जारी किए गए थे। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और उनके साथ उन्होंने अपने रिटायरमेंट से ठीक पहले, क्योंकि ये फैसला दिया था, उनके इस आदेश पर देश भर में अरावली को बचाने की मांग उठने लगी। विवाद बढ़ने लगा तो जस्टिस गवई के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया।